हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक पर काफी कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन मोस्टली आउटडेटेड है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि सब कंटेंट जो है वो 2-3 साल पुराना है, या फिर मोस्टली ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जिसमें एक्सपो के कॉन्स या रिएक्ट नेटिव सीएलआई के प्रोज को ही बस डिस्कस किया गया है। किसी ने भी दोनों के यूज केसेस को डिस्कस नहीं किया है, जबकि पिछले 2-4 सालों के अंदर रिएक्ट नेटिव सीएलआई या फिर एक्सपो में काफी ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। आज हम इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करेंगे कि एक्सपो वर्सेस रिएक्ट नेटिव सीएलआई, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि किस यूज केस में आपको एक्सपो यूज करना चाहिए या किस यूज केस में आपको रिएक्ट नेटिव सीएलआई यूज करना चाहिए। तो डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब एक्सपो यूज करना है या रिएक्ट नेटिव सीएलआई, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अब इसको समझते हैं एक बार सारे रीजंस के साथ। ओके, तो अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है एक्सपो और रिएक्ट नेटिव सीएलआई में। तो रिएक्ट नेटिव जो है वो 2015 में आया था, जिसको मेटा ने डेवलप किया है, और ये एक यूआई फ्रेमवर्क है। जैसे हम काफ़ी टाइम से बात करें कि ये एक यूआई फ्रेमवर्क है। इसी तरीके से एक्सपो इमर्ज हुआ, और एक्सपो जो है वो एक टूल किट है, एक फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया था, जो हमारी रिएक्ट नेटिव एप्स हैं उनकी डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट स्टार्टअप्स हैं, इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं। मतलब मेटा डिफरेंट कंपनी है और एक्सपो जो है अलग कंपनी है, ठीक है, वो एक अलग स्टार्टअप है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं कि एक्सपो यूज़ करना चाहिए या रिएक्ट नेटिव सीएलआई यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये दो अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये दो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं, जिसमें हमें ये देखना है अपनी ऐप को बनाते टाइम कि कौन सी चीज़ मेरी ऐप के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या मुझे एक्सपो को यूज़ करना है इस केस में, क्या मुझे रिएक्ट नेटिव सीएलआई को यूज़ करना है। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक को हमें यूज़ करना है। जैसे कि मतलब मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप नए हो मोबाइल डेवलपमेंट में या रिएक्ट नेटिव में, तो एक्सपो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे आप बहुत सारी ना कॉन्फ़िगरेशन सेटअप से, या जो इनिशियल राउंड ऑफ सेटअप होते हैं ना, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में जैसे रिएक्ट नेटिव का सेटअप किया, वो हमने रिएक्ट नेटिव बेयर सीएलआई का सेटअप किया है, हमने वो बेयर सीएलआई का सेटअप किया है, ठीक है। तो इसीलिए उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनिशियली ऐसा होता है कि कभी आपको कहीं से कुछ कंटेंट नहीं समझ में आएगा, कहीं से कुछ सेटअप में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इस वजह से बहुत सारे लोग उस परेशानी से बचने के लिए, उस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप से बचने के लिए एक्सपो पे मूव कर जाते हैं। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, जब मतलब आपको ये लगेगा, जैसे मैंने बताया कि एक्सपो आप उस केस में यूज़ कर सकते हो जब आपको ये लगे, जब आप नए हो, मतलब आप ये कॉन्फ़िगरेशन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो उस केस में आप एक्सपो यूज़ कर लोगे। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब जब आपको लगेगा कि अब मुझे रिएक्ट नेटिव समझ में आ रहा है, तो उस केस में आपको बेयर सीएलआई के साथ मूव करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे जो प्लगइन्स हैं या लाइब्रेरीज हैं वो एक्सपो में सपोर्ट नहीं होते हैं। मतलब एक्सपो क्योंकि एक अलग फ्रेमवर्क है, उसकी अलग वो एक अलग फ्रेमवर्क फॉलो करता है, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे नेटिव प्लगइन्स या बहुत सारी प्लगइन्स ऐसी जो नेटिवली हमें कनेक्ट करने देते हैं ऐप से, वो एक्सपो में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने ऐप डेवलपमेंट की शुरुआत की थी, तब मुझे लगता था कि iOS की ऐप बनाने के लिए क्या मेरा विंडोज़ मशीन काम करेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं विंडोज़ पे काम करती थी, तो मेरे दिमाग में एक ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या मेरा विंडोज़ काम करेगा मैं अगर मैं चाहूँ अपनी iOS की ऐप बनाने के लिए, तो लेकिन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, विंडोज़ से मैं iOS की ऐप नहीं बना सकती हूँ। लेकिन एक्सपो यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम से बच सकते
सकते हो। जब तक आप iOS या Mac में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जब तक आपको लग रहा है कि अभी मैं विंडोज पे ही कंफर्टेबल हूँ, जब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आप एक्सपो से काम चला सकते हो। आप एक्सपो से नेटिव शेल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फिजिकल फोन में, जिसको एक्सपो गो बोलते हैं, और आप अपना JS बंडल जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो नेटिव शेल को। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस वजह से भी एक्सपो यूज करते हैं, क्योंकि वो विंडोज यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे डिफरेंस समझ रहे हैं, तो उसके अंदर एक डिफरेंस जो है वो ये भी है कि इनिशियली जो है वो एक्सपो, मतलब इनिशियली जो आपका रिएक्ट नेटिव का लर्निंग कर्व है वो एक्सपो से थोड़ा स्मूथ होगा, मतलब आपको स्मूथली चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। लेकिन जब आप रिएक्ट नेटिव बेयर CLI यूज़ करते हो, तो उस केस में ये हो सकता है कि आपका उस केस में ये होता है कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी स्टीप होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसके लिए हो सकता है कई बार कि आपको 3-4 जगह पर सेटिंग्स करनी पड़े। iOS के लिए अलग सेटिंग करनी पड़ती है, एंड्रॉयड के लिए अलग सेटिंग करनी पड़ती है, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनमें अलग अलग चीज़ें ऐड करनी पड़ सकती हैं। जबकि एक्सपो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप इन सब चीज़ों से बच जाते हो। और एक्सपो का ये भी बेनिफिट है कि एक्सपो जो है वो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब क्या है कि आपको एक्सपो यूज करके नेटिव कोड के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहीं जो हमारा रिएक्ट नेटिव CLI है वो हमें लो लेवल कंट्रोल और कस्टमाइजेशन देता है। इसका मतलब है कि हम अपनी ऐप से जितना मर्जी हार्डवेयर एक्सेस कर सकते हैं और कस्टमाइज या फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है हम बेयर CLI ज़्यादा यूज़ करते हैं उन ऐप्स में जिन ऐप्स में जिन ऐप्स का मुझे ये पता हो कि मेरी इस ऐप की जो डिमांड है वो ज़्यादा हार्डवेयर एक्सेस करने की है, तो इसीलिए मुझे बेयर CLI यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये दिख रहा है कि मेरी इस ऐप की डिमांड या रिक्वायरमेंट जो है वो हार्डवेयर एक्सेस करने की नहीं है, तो मैं क्यों एक्सेस करूँगी, तो मैं क्यों बेयर CLI यूज़ करूँगी, तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं एक्सपो यूज़ करूँ। लेकिन एक्सपो यूज़ करके वहीं आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच भी सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि आपकी ऐप अब रेडी है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि अब मैं इसका बंडल बनाऊं, अब मैं इसको प्ले स्टोर पे अपलोड करूं, मैं और सारे सर्टिफिकेशन के झंझट पूरे करूं। तो हम क्या करते हैं उस केस में, बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपो यूज करते हैं। हम स्विच नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं पहले बेयर CLI पे बनाऊं और मैं फिर एक्सपो पे मूव कर जाऊं, नहीं, वो आपको पहले से ही चूज करना पड़ेगा कि आप बेयर CLI यूज करोगे या एक्सपो यूज करोगे। ठीक है, तो अगर जो लोग एक्सपो यूज करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सपो में एक ऑप्शन होता है EAS का। तो EAS का क्या मतलब है, EAS आपको 3 ऑप्शन देता है, EAS बिल्ड, EAS अपडेट और EAS सबमिट। EAS का मतलब है एक्सपो एप्लीकेशन सर्विस। अब EAS बिल्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कस्टम बिल्ड्स जनरेट कर सकते हो। ये फ्री भी है और पेड भी है। एक लिमिट तक ये फ्री है, उसके बाद आपको पेड यूज करना पड़ेगा। EAS अपडेट का क्या मतलब है कि जब हमारे पास ऐप में अपडेट आती है तो हम ओवर द एयर जो है ऐप को अपडेट कर देते हैं एक्सपो यूज करके। लेकिन इसका जो बहुत बेसिक सा वर्जन है वो फ्रीली अवेलेबल है, और बाकी के लिए आपको फी पे करना पड़ेगा। और EAS सबमिट वहीं पर एक और फीचर है, उसके अंदर क्या है, वो एक पेड सर्विस है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सबमिट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हैंडल करनी पड़ेगी। सारा काम जो है वो EAS सबमिट करेगा अपने आप, लेकिन वो एक पेड सर्विस है। ठीक है, एक्सपो के साथ ना एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। पहले ये प्रॉब्लम बड़ी होती थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऐप का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता था, लेकिन काफ़ी अच्छा अपडेट किया है एक्सपो ने अपने आप को पिछले कुछ टाइम में। और उसके अंदर से एक चीज़ उन्होंने ये भी अपडेट की है कि अब ऐप का साइज जो है उसके अंदर बस 1 MB ऐड होता है, मतलब जो भी आपका टोटल ऐप का साइज है उसमें 1 MB ऐड होगा और आपके पास एक एक्सपो का बिल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी मैंने अभी तक एक्सपो के प्रोज
या रिएक्ट नेटिव CLI के प्रोस को डिस्कस किया है या दोनों के कॉन्स को भी डिस्कस किया है, तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या यूज़ करना है अपनी ऐप के लिए। क्योंकि देखो, सबकी ऐप की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक्सपो पर या रिएक्ट नेटिव CLI पे काम करना चाहते हो। क्योंकि सपोज करो कि आप बहुत एक छोटी सी ऐप बना रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे सपोज करो कि आप बहुत एक छोटी सी ऐप बना रहे हो, तो उस ऐप की रिक्वायरमेंट उतनी हार्डकोर नहीं है, उतनी हार्डकोर हार्डवेयर को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या उसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक्सपो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहीं एक ऐप बना रहे हो जिसके अंदर आपको जितने भी हमारे सेंसर्स हैं उनको यूज़ करना है, जैसे सपोज करो एक्सेलरोमीटर, हमारा स्पीडोमीटर, इन सब चीज़ों को अगर आपको एक्सेस करना है या बहुत सारे और प्लगइन्स को यूज़ करना है ऐप में, तो उस केस में आपको बेयर CLI पे मूव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी एक्सपो में मतलब कुछ परसेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपो अभी भी लैक करता है, लेकिन एक्सपो की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, मतलब आपको क्या यूज़ करना है। लेकिन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप से बचने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको एक्सपो यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, आपकी फाइल्स की लोकेशंस पता चलती हैं। आप जब जितना डीप डिग इन करते हैं फाइल्स के अंदर, फोल्डर्स के अंदर, आपको पता चलता है कि ओके, कौन सा कोड मेरा कहाँ से पास हो रहा है, किस तरीके की चीज़ जो है वो कहाँ से हो रही है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली लर्निंग कर्व जो है वो थोड़ा स्टीप होगा, लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हालांकि रिएक्ट नेटिव की खुद की वेबसाइट जो है वहाँ पर अब वो रेकमेंड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं तो वहाँ पर वो खुद रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको एक्सपो यूज़ करना है तो आप एक्सपो यूज़ कर सकते हो। उन्होंने इवन एक्सपो का सेटअप भी कैसे करना है वो भी अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप जाकर वो देख सकते हो। उन्होंने अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी दिया हुआ है कि आप एक्सपो यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग्स में जाओगे तो ब्लॉग्स में उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, यूज़ अ फ्रेमवर्क टू बिल्ड रिएक्ट नेटिव एप्स, यहाँ पर उन्होंने एक्सपो का नाम दिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिएक्ट नेटिव, अगर आप इस ब्लॉग को पढ़ते हो डिटेल में तो यहाँ एक ऑप्शन है, एज ऑफ टुडे द ओनली रिकमेंडेड कम्युनिटी फ्रेमवर्क फॉर रिएक्ट नेटिव इज एक्सपो। उन्होंने भी ये हाईलाइट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर और प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क्स देखना चाहते हो तो वो यहाँ पर लिस्टेड, जैसे कि नेक्स्ट.js वगैरह। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सपो दिया हुआ है नेटिव एप्स के लिए, ठीक है। और एक बार अगर हम देखें गेट स्टार्टेड में, तो गेट स्टार्टेड में भी उन्होंने जो रेगुलर फ्रेमवर्क का सेटअप है, यानी जो बेयर CLI का सेटअप है, उसको मूव कर दिया है यहाँ पर। लेकिन बाय डिफॉल्ट उन्होंने शुरू में यही दिया हुआ है, स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट विद एक्सपो, ठीक है। तो आपको चूज करना है कि आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हम इस सीरीज में रिएक्ट नेटिव बेयर CLI ही यूज करने वाले हैं, ताकि आपकी लर्निंग में जो है वो आपको फ़ायदा हो, आपको ये पता चले कि कौन से फोल्डर्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हमें किस तरीके के सेटअप करने पड़ते हैं अगर एक प्लगइन हमको इंस्टॉल करते हैं तो। इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप सीरीज़ के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आगे इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। आई नो कुछ वीडियोस जो हैं शुरू में वो काफ़ी थ्योरी है, बट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि थ्योरी जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बेस, हमारी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन बहुत जल्दी ही प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, और 2-3 वीडियोस के बाद। तो तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए वीडियोस को। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू।